हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। की सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। अब ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लाइक नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसका मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है कि वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है, शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मीन्स वो कलेक्शन जिसको हम पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन के उस कलेक्शन के लिए व्यूज़ कुछ अलग हैं तो दूसरे पर्सन के अगर व्यूज़ भी कुछ अलग टाइप के होते हैं तो उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है कि जो भी व्यूज़ होंगे वो हर एक पर्सन के उस कलेक्शन के लिए सेम होंगे। तो सेट क्या है कि वो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की उसको हम बोल देते हैं सेट। यानी कि ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन अगर वेल डिफाइन है, मीन्स जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेट्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। कि हमारे पास एक सेट है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 7 से लेस हैं। अब ऐसे ही कोई मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। दूसरा एग्जांपल हमने लिया द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। यानी कि हमने क्या बनाना है कि ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो इवन होंगे और जो क्या है 7 से लेस हैं। अब वो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स और इवन है और जो 7 से लेस हैं वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? अब हमें इसको एक सेट की फॉर्म में भी बताना है, यानी कि हमें इन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो 7 से लेस है उसका एक सेट बनाना है। तो सेट की नोटेशन को हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी। हमने इसको नेम दे दिया कैपिटल ए। इक्वल टू में अब हमें जो कंडीशन दी गई है उसको बताना है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? इवन भी हों और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हों। तो वो हमारे क्या हो सकते हैं? 2, 4 एंड 6। अब इसको लिखेंगे कैसे? सेट की नोटेशन हमने दी कैपिटल ए से, फिर क्या करेंगे? इक्वल टू के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं यानी कि 2, 4, 6 उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से और लास्ट में क्या करेंगे? करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यानी कि ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन हमारी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हर एक पर्सन के जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग नहीं होंगे। अगर एक पर्सन इसके बारे में बता रहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6 हैं तो दूसरा ये नहीं बता सकता कि इसके इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 3, 5 होंगे। वो तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ये पता है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, यानी कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये बोला गया था लेस देन 7, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 तक स्टॉप किया। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि ये कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकती है। अब जो दूसरी कलेक्शन हमने ली है वो कलेक्शन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड
जो राइटर्स हैं उनकी हमें कलेक्शन करनी है। अब ये कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन हमारी वेल डिफाइंड नहीं हो सकती है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो किसी एक राइटर को टैलेंटेड बोल सकता है, ऐसे ही कोई दूसरा पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को टैलेंटेड बोल सकता है, यानी कि जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हम इस कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते। ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। मीन्स जिसकी कलेक्शन हमारी वेल डिफाइंड नहीं हो सकती है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हमें ये पता लग गया कि सेट को हम किस तरह से लिखते हैं। सेट को हम नोटेशन देते हैं कैपिटल ए से, फिर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम इसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से और लास्ट में हम इसकी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि सेट क्या होता है, कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि हमें एक ऐसी कलेक्शन लेनी है जिसके बारे में हमारे जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि जो सेट को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट की रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारी है रोस्टर फॉर्म, और उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। और जो दूसरा हमारे पास सेट है वो हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल फॉर्म। यानी कि जो सेट्स है उसको हमने दो तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। फर्स्ट हमारे पास है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और जो दूसरी फॉर्म है वो हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म, या इसको हम रूल मेथड भी बोल देते हैं। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, अब टेबुलर फॉर्म से ही हमें पता लग रहा है कि वो फॉर्म, यानी कि जिस फॉर्म को हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं। यानी कि इसके अंदर भी वही है, इससे मैंने अभी पीछे बताया कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि सबसे पहले हम सेट को एक नोटेशन देते हैं, फिर जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं, जिसके बारे में हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड देन लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, कर्ली ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर हमें बताना है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे वही मीनिंग है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम सेपरेट कर देते हैं कोमा से। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेट बाय कॉमास, separated by commas and are enclosed within brackets। वही चीज़ जो अभी मैंने पीछे बताई थी कि यानी कि हम जब सेट्स को लिख रहे हैं तो पहले तो हम उसके जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसको हम कोमा से सेपरेट करेंगे और फिर उसके बाद उसको हम क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। तो अब यहाँ पे यही चीज़ है। इसके लिए हमें यानी कि टेबुलर फॉर्म का मीनिंग क्या है कि जब हम सेट्स को लिख रहे हैं तो उसके जब एलिमेंट्स को हम लिखते जाएंगे टेबल की फॉर्म में। इसके लिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हमने वोवल का एग्जांपल लिया। जो हमारे वोवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब यानी कि इन वोवल्स को हमने कैसे लिखा, कॉमा से सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको एनक्लोज्ड कर दिया। यानी कि ये क्या है, एक सेट है। इस सेट को हम नेम भी दे सकते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं कैपिटल ए से। तो ये जो कैपिटल ए है ये क्या है, सेट की नोटेशन है, नोटेशन ऑफ ए सेट, सेट की नोटेशन है। और उसके बाद इसको हम जो भी हमें सेट के बारे में, जिस सेट के बारे में हमें बोला गया था उसको हमने इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया। तो ये हमारी क्या है, टेबुलर फॉर्म है। अब इसी तरह जो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड है उसमें क्या होता है कि हमें इसी टेबुलर फॉर्म को एक रूल फॉर्म में चेंज कर देना है। यानी कि ये जो हमने वोवल्स लिखे हैं, यानी कि जो ये चीज़ हमने लिखी है इसको हम इस रूल मेथड के अंदर एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि एक्सप्लेन करके हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम। हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे क्या हैं, वोवल्स हैं। ये वोवल्स किसके हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं। तो इसको अगर हमें रूल फॉर्म के अकॉर्डिंग, रूल मेथड के अकॉर्डिंग लिख के दिखाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको हम नेम दे देते हैं एक्स। इन सब वोवल्स को हमने नेम दे दिया एक्स। फिर उसके बाद लिखेंगे सच दैट, यानी कि इस एक्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए सच दैट के लिए ये नोटेशन होती है। फिर हम इस x को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि ये x क्या है, ये वोवल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। तो x इज़ ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से हम रूल मेथड में, यानी कि जो भी हमारी टेबुलर फॉर्म होगी रूल मेथड के अंदर, हम उसको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास एक सेट दे रखा है। इस सेट को अब हम रूल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और इन एलिमेंट्स को हमने नेम दे दिया एक्स। अब इस एक्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि ये हमारे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती कि एक्स एक नेचुरल नंबर है तो ठीक है हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं। एक्सप्लेन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर तो ये हैं, बट नेचुरल नंबर भी हमारे कहाँ से लेके कहाँ तक ख़त्म होते हैं ये भी हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से 4 तक के दे रखे हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि x, वो x जो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक के हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंड ये जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 1 से लेके 4 तक लाई कर रही है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x की वैल्यू 1 से 4 तक लाई करेगी, और यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन अप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 और 4 इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 से 4 तक के एलिमेंट भी हैं और बाकी जो उसके बीच के एलिमेंट हैं 2 और 3 वो भी इसी सेट के अंदर ही इंक्लूड होंगे। तो इसलिए हम इस तरह से इस फॉर्म को लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रूल मेथड, कि हमें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना है कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आगे कि जो सेट की टाइप्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। अब टाइप से पहले हम कुछ एक सिंबल पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं बिलोंग। तो वो बिलोंग का जो साइन होता है वो हमारे पास क्या होता है, यानी कि जो सिंबल है बिलोंग का ये होता है, बिलोंग बोलते हैं इसको। और अगर नॉट बिलोंग बोला हो तो हम इसको ऐसे डाल देते हैं, नॉट बिलोंग। बिलोंग का हमारे पास क्या होगा, इस तरह से, और नॉट बिलोंग का हमारा ये होगा, यानी कि उसके ऊपर एक लाइन अप्लाई कर देंगे। तो अब इसका मीनिंग क्या है, बिलोंग एंड नॉट बिलोंग। बिलोंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, सेट के अंदर है तो उसको हम बिलोंग बोल देते हैं। अगर वो सेट के अंदर नहीं है तो उसको हम नॉट बिलोंग बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया 2 4 8 10 और 12, ये हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि 2 भी सेट के अंदर है, 4 भी सेट के अंदर है। तो अगर ये एलिमेंट सेट के अंदर हैं तो हम इसको बोल देते हैं कि 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, यानी कि जो 2 है वो सेट ए के अंदर लाई कर रहा है। तो इसलिए हम ये साइन अप्लाई कर देते हैं बिलोंग का। अगर हम किसी 3 की बात करते हैं तो 3 तो इस सेट में नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू इन ए, यानी कि ए के अंदर ये नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग, कि ये वैल्यू जो 3 है वो सेट के अंदर नहीं है। तो इसलिए पता लग गया कि बिलोंग और नॉट बिलोंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बिलोंग यानी कि सेट के अंदर अगर एलिमेंट है तो उसको हम बोल देते हैं बिलोंग, और अगर सेट के अंदर नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं नॉट बिलोंग। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास जो सेट की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। फर्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम बोल देते हैं वॉइड सेट, और एक बोल देते हैं नल सेट। तो अब इसका मीनिंग क्या है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, कि वो सेट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन
एनी एलिमेंट मीन्स वो सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको हम बोल देते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। यानी कि वो सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उसको हम बोल देते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। इसकी नोटेशन क्या होती है कि सेट को हम सिंपल ऐसे लिख देंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा तो सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे, या हम ये लिख सकते हैं फाई। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम फाई लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या है कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता उसको हम एम्प्टी सेट बोल देते हैं। वहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट के लिए सिर्फ फाई होगा, या करली ब्रैकेट को हम ओपन और क्लोज करके सिर्फ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, if number of elements of a set are finite, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। यानी कि अगर सेट के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, तो अब इस सेट्स को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2, 4 एंड 6, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या है कि अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमारे क्या होते हैं, अब यहाँ पे हमें इनफाइनाइट से ही पता लग रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का मीनिंग क्या है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। यानी कि वो सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। की अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के हमारे क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अब इसमें इनफाइनाइट सेट में काफ़ी एग्जांपल्स आ जाते हैं कि कौन कौन से सेट हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हम क्लास 9 के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारी टाइप्स होती थी वो सारे हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एन की। एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है कि वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर्स होंगे ये क्या हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। फिर इसी तरह नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ते थे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी क्या हैं कि वो नंबर्स जो हमारे पास क्या हैं, इनफाइनाइट फॉर्म में हैं। इसमें हमारे पास क्या इंक्लूड होता था, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक के। फिर उसके बाद हम पढ़ते थे इंटीज़र। इंटीज़र को नोटेशन आई से भी देते हैं और जेड से भी देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीज़र्स हैं। इंटीज़र्स हमारे क्या होते हैं कि वो नंबर जो हमारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास -3, -2, -1, नेक्स्ट 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंटीज़र्स हैं। और ये इंटीज़र्स भी क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। यानी कि नेचुरल नंबर को नोटेशन देते हैं एन से, होल नंबर को नोटेशन देते हैं डब्ल्यू से, इंटीज़र की नोटेशन होती है आई और जेड से। ऐसे ही अब जो रैशनल नंबर्स है उसको हम नोटेशन देते हैं क्यू से। तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते थे, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि रैशनल नंबर भी हमारे क्या है, एक इनफाइनाइट सेट ही हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल नंबर। अब जो ये रियल नंबर है इसको हम नोटेशन देते हैं r से। तो ये जो रियल नंबर है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल और इरेशनल्स का। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो रियल नंबर है वो कलेक्शन होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो यहाँ पे हम इसको नोटेशन देते हैं r से। तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट ही है। उसके बाद हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम नोटेशन देते हैं r - q।
यानी कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं कि वो नंबर्स जो हमारे रैशनल नहीं हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोल देते हैं। और इसकी नोटेशन होती है r माइनस क्यू, यानी कि रियल नंबर में से अगर हम कुछ रैशनल नंबर माइनस कर देते हैं तो हमारे कौन से नंबर बचेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। तो इस तरह से हमने इनफाइनाइट सेट में पढ़ा कि हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं जो हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल्टन सेट। अब हमें यहाँ पे सिंगल्टन से ही पता लग रहा है कि अगर हमारे पास सेट के अंदर सिर्फ सिंगल एक ही एलिमेंट है, यानी कि ओनली वन एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल्टन सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जैसे ये है सिंगल्टन सेट में सिर्फ 3 है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल्टन सेट। तो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको हम बोल देते हैं सिंगल्टन सेट। उसके बाद आता है हमारे पास इक्वल सेट। अब इक्वल सेट हमारे पास क्या होता है कि इक्वल सेट का मीनिंग क्या है कि हम 2 सेट ले लेते हैं, उन 2 सेट के अगर हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इक्वल सेट। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए if every element of A is equal to element of B तो उसको हम बोल देते हैं इक्वल सेट। यानी कि अगर हमारे पास A का हर एलिमेंट B के एलिमेंट के इक्वल है तो उसको हम इक्वल सेट बोल देते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हमने इस सेट के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स लिए हैं 3, 6, 9। ऐसे ही कोई दूसरा सेट ले लिया, उसके अंदर हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स हैं 9, 6, 3। अब हमें देखने में ही पता लग रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं है तो वही सेम, बट उनकी बस अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर रखी है। यानी कि इक्वल सेट के अंदर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है कि हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं, चाहे उसको आगे लिखें या पीछे लिखें, बट हमें ये देखना है कि हमारे एलिमेंट सेम है या नहीं है। एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेट ए के अंदर भी 6 है, सेट बी में भी 6 है, सेट सी ए में 9 भी है और बी में भी 9 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि इक्वल सेट है, कि ए का अगर हर एलिमेंट बी के एलिमेंट के इक्वल है तो उसको हम इक्वल सेट बोल देते हैं। या ऐसे भी आ सकता है कुछ एक सेट के अंदर हमारे पास इस तरह के अगर एलिमेंट्स आ जाए 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसी तरह दूसरे सेट के अंदर हमारे आ जाए 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक इक्वल सेट ही है। यानी कि रेपिटेशन हो सकती है बट हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 बार रेपिटेशन हो रही है, यहाँ पे 2 की भी 2 बार हो रही है, 3 की भी 2 बार हो रही है। तो रेपिटेशन हो सकती है बट एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये सेट हमारे क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। अब हमारा जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट में क्या बोला जाता है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट सेट्स का मीनिंग क्या है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए is equal to number of elements of B। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर सेट A के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं सेट B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट लिया हमने जिसमें हमारे एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3। इसी तरह एक बी सेट लिया जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। अब यहाँ पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, सेट ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट यानी कि कितने एलिमेंट हैं। तो अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, बी में भी कितने हैं, 3 हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर ऑफ़ ए के लिए हम ऐसे नोटेशन देते हैं और इक्वल टू में क्या आएगा 3, नंबर ऑफ़ बी भी क्या है 3, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारी इसकी टाइप्स थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मीनिंग क्या है कि हमारे पास कि अगर हमें कोई भी सेट दे रखा है, यही सेट ले लेते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3।
तो यानी कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कार्डिनलिटी बोल देते हैं या ऑर्डर बोल देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट के कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह इसको हम ऑर्डर ऑफ ए भी बोल सकते हैं, वो भी क्या है, 3 हैं। तो इसलिए हम कार्डिनलिटी का मीनिंग यही है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्डिनलिटी। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।